हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। इसको आंसर देख लेते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर के शरणार्थियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम एवरी एक्शन काउंट्स रखी गई है। तो वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की जो थीम है वह है एवरी एक्शन काउंट्स। यह दिवस उन लोगों की मजबूरी और साहस को दर्शाता है जो संघर्ष या उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने पर मजबूर हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत 20 जून 2001 से की गई थी। तो इस दिवस की शुरुआत वैश्विक स्तर पर 20 जून 2001 से की गई थी। तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं 22 जून को। ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने सौरव गांगुली के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान और बेंगलुरु एफसी सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने सौरव गांगुली के साथ साथ किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुनील छेत्री को। सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरव गांगुली के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान और बेंगलुरु एफसी सुनील छेत्री को। कंपनी ने 20 जून 2020 को पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अपने नए मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस की भी शुरुआत की है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं और यह नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इन्होंने वैश्विक न्याय के सवालों पर एक प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है जिसका नाम है जर्मन बुक ट्रेड। तो जर्मन बुक ट्रेड नामक प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। वे 2004 से अमर्त्य सेन 2004 से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। तो 2004 से ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेपोली ने जुवेंटस के साथ 0-0 ड्रॉ के बाद अपना छठा इतालवी खिताब जीता। इतालवी कप जीता। तो हाल ही में किसने अपना छठा इतालवी कप जीता है? नेपोली ने। पहले हाफ में नेपोली के कप्तान लॉरेंजो इंसिग्ने ने फ्री किक मारकर यह पद हासिल किया। खेल में बिना अतिरिक्त समय के सीधे पेनाल्टी दी गई। खिलाड़ियों के लिए एक एहतियाती उपाय जो अभी भी फिर से होने वाले दूसरे मैच में वापस आ रहा है। तो नेपोली ने जुवेंटस के साथ 0-0 ड्रॉ के बाद हाल ही में अपना छठा इतालवी कप जीता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किर्गिस्तान की संसद ने पूर्व प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार की जांच के कारण इस्तीफे के बाद 17 जून 2020 को कुबाटबेक बोरोनोव की प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की। तो अब किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे कुबाटबेक बोरोनोव, और इससे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद यह पुष्टि की गई है कि कुबाटबेक बोरोनोव प्रधानमंत्री होंगे। देश को आज़ादी मिलने के बाद से वे 31वें नंबर के प्रधानमंत्री होंगे। बोरोनोव ने पिछले कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और अतीत में आपातकालीन स्थितियों के मंत्री के रूप में काम किया है। तो किर्गिस्तान देश की बात करें तो यह मध्य एशिया में स्थित देश है। चारों तरफ जमीन व पहाड़ियों से घिरे इस देश की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन से मिलती है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की जो मुद्रा है वह है किर्गिस्तानी सोम। तो यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और राजधानी है बिश्केक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला व केंद्रीय कोयला व खनन मंत्री
श्री प्रहलाद जोशी ने खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा की जो फुल फॉर्म है या पूरा नाम है वह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट है। इस पोर्टल का विकास राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र NIC राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र NIC इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन द्वारा किया गया है, साइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन द्वारा किया गया है। और इस पोर्टल के जरिए खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिल सकेगा। इस पोर्टल की नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ इसको एकीकृत किया गया है। तो इसको नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। सत्यभामा पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय कोयला व खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने। और इस पोर्टल के जरिए खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रम पावह को BMW इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जो कि 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा। तो BMW इंडिया के अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? 1 अगस्त 2020 से विक्रम पावह। उन्होंने 2018 तक भारत के संचालन अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो उन्होंने भारत के संचालन अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और अब उन्हें BMW इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये जो विक्रम पावह हैं, इनके लिए ये अतिरिक्त प्रभार है जो BMW ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के CEO के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका में काम करना जारी रखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी NIPEP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल को NIPEF यानी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और वे विजय केलकर का स्थान लेंगे। उर्जित पटेल 4 साल के लिए संस्थान से जुड़ रहे हैं। तो 4 वर्षों का यह कार्यकाल होगा और 22 जून 2020 से वे पद संभालेंगे। NIPFP यहाँ पे NIPFP है, सॉरी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, पूर्ववर्ती योजना आयोग व कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। तो ये योजना आयोग व कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को सलाह देते हुए सार्वजनिक नीति में अनुसंधान करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित की है। तो भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने किस स्टेशन पर? नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड ATMA यानी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित की है। कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए NINFRIS तो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए NINFRIS नीति के तहत स्टेशन पर ATMA मशीन की शुरुआत की गई है। इस प्रणाली के प्रमुख लाभों में से एक टिकट चेकिंग द्वारा स्वचालित प्रोटोकॉल है। तो हाल ही में ATMA कहाँ स्थापित किया गया है? नागपुर रेलवे स्टेशन पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड सिकल सेल डे। वर्ल्ड सिकल सेल डे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सिकल सेल विकारों के बारे में मान्यता देने के लिए एक संकल्प अपनाया गया और हर साल यह 19 जून को मनाया जाता है। सिकल सेल बीमारियों का एक समूह है जो लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBCs को प्रभावित करती है। तो हाल ही में 19 जून को मनाया गया वर्ल्ड सिकल सेल डे, जो कि UN द्वारा 22 दिसंबर 2008 को सिकल सेल विकारों के बारे में मान्यता देने के लिए संकल्प के रूप में अपनाया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो निर्धारित थीम रही है वह रही है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ,
योगा एट होम है। इस वर्ष यह दिन सूर्य ग्रहण को एक कुंडलाकार रिंग ऑफ फायर पर पड़ा था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की 69वें यूएन महासभा के 69वें सत्र के दौरान अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को यूएन महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा मंजूरी दी गई, जिसके बाद सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसकी अपील की थी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएन महासभा के 69वें सत्र के दौरान, और इसको प्रथम बार मनाया गया 21 जून 2015 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में स्थान बनाया। तो हाल ही में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची जारी हुई, जिसमें मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में स्थान बनाया। उनकी शुद्ध संपत्ति 5.3 बिलियन यानी कि 4.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 5.3 बिलियन से 64.6 बिलियन यानी 4.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सूची में स्थान इनका 9वां है। मुकेश अंबानी जी को इस सूची में 9वां स्थान मिला है। और गूगल के जो सह संस्थापक हैं लैरी पेज इनसे एक पायदान नीचे हैं, मतलब ये 10वें स्थान पे हैं लैरी पेज, और ये 44.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें नंबर पे हैं। तो लैरी पेज की जो संपत्ति है वह 44.5 डॉलर है, और वहीं मुकेश अंबानी की 64.6 बिलियन डॉलर है। 44.5 बिलियन डॉलर के साथ लैरी पेज 10वें नंबर पर हैं, और 64.6 बिलियन डॉलर के साथ मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर मौजूद हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। चलते हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि मार्च 2021 में अपने नए उपन्यास क्लारा और द सन, ये उपन्यास का नाम है, इसका विमोचन कौन करने वाला है? मार्च 2021 में अपने नए उपन्यास क्लारा और द सन का विमोचन कौन करने वाला है? इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।